आज की कहानी का नाम है आखिर दूसरी शादी क्यों की। सुबह सुबह फोन की घंटी बजी। मुझे चिढ़ हुई कि रविवार के दिन भी चैन से सोने को नहीं मिला। फोन उठाया तो नीता बुआ की आवाज आई। रिया बेटा, शाम तक आ जाओ, तुम्हारे पापा और निर्मला की शादी है। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। लगभग चीखते हुए बोली, नीता बुआ, आपको मेरे साथ इतना भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए। वे तुरंत बोली, बेटा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हें खबर दे रही हूँ। मैंने फोन काट दिया। मुझ में पापा की शादी के संबंध में बातचीत करने का सामर्थ्य नहीं था। बुआ का 2 बार और फोन आया, किंतु मैंने काट दिया। मेरी चीख सुन राजेश भी जाग गए तथा मुझसे बार बार पूछने लगे कि किसका फोन था, क्या बात हुई, मैं इतना परेशान क्यों हूँ, वगैरह वगैरह। मैं तो अपनी ही रो में बोले जा रही थी। आदमी इतना भी मक्कार हो सकता है, अपनी जान से प्यारी पत्नी के देहांत के 2.5 महीने के अंदर ही उसकी प्यारी सखी से शादी रचा ले। इसका मतलब तो यही है कि मम्मी के साथ उनके पति और उनकी सखी ने षड्यंत्र रचा है। पापा दूसरी शादी कर रहे हैं, यह सुनकर मैं तो चौंक गई थी। रोऊं या हंसूं, चीखूं या चिल्लाऊं, करूं तो क्या करूं। पापा की शादी की खबर गले में फांस की तरह अटकी हुई थी। मम्मी को गुजरे अभी सिर्फ 2.5 महीने हुए हैं। उनकी मृत्यु के शोक से तो मन उबर नहीं पा रहा है। रात दिन मम्मी की तस्वीर आंखों के सामने छाई रहती है। घर ऑफिस सभी जगह काम मशीनी ढंग से करती रहती हूँ, पर दिलो दिमाग पर मम्मी ही छाई रहती है। अपने मन को स्वयं ही समझाती रहती हूँ, मम्मी तो इस दुनिया से चली गई, अब लौट कर आएंगी भी नहीं। जिंदगी तो किसी के जाने से रुकती नहीं। मैं खुद भी कितनी खुश हूँ कि मेरी मम्मी मुझे सेटल कर गृहस्थी बसा कर गई है। कितने ऐसे अभागे हैं इस संसार में जिनकी मम्मी उनके बचपन में ही गुजर जाती है, फिर भी वे अपना जीवन चलाते हैं। मम्मी के साथ साथ इन दिनों पापा भी बहुत याद आते। मन बहुत भावुक हो आता पापा को याद कर। मन में विचार आता कि मैं तो अपनी गृहस्थी ऑफिस और अपनी प्यारी गुड़िया रिंकू में व्यस्त होने के बावजूद मम्मी को भुला नहीं पाती हूँ। बेचारे पापा का क्या हाल होता होगा। वे अपना समय मम्मी के बिना किस तरह बिताते होंगे। 30 वर्षों का सुखी विवाहित जीवन दोनों ने एक साथ बिताया था। मम्मी के साथ साय की तरह रहते थे। उनकी दिनचर्या मम्मी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। मम्मी की मृत्यु के बाद 4 दिन और पापा के साथ रहकर मैं वापस लखनऊ आ गई थी। मैंने पापा को लखनऊ अपने साथ लाने की बहुत जिद की। पापा को अकेला छोड़ना मुझे नागवार लग रहा था। पापा 2 साल पहले रिटायर्ड हो चुके थे। मेरा सोचना था कि मम्मी के बिना वे अकेले यहाँ क्या करेंगे। पापा मेरे साथ आने के लिए एकदम तैयार नहीं हुए। उनका तर्क था, यह घर मैंने और हेमा ने बड़े प्यार से बनवाया है, सजाया सवारा है। इस घर के हर कोने में मुझे हेमा नजर आती है। उसकी यादों के सहारे मैं बाकी की जिंदगी गुजार लूंगा। फिर तुम लोग हो ही, जब फुर्सत मिले मिलने चले आना, या मुझे जरूरत लगेगी तो मैं बुला लूंगा। 4-5 घंटे का ही तो रास्ता है। मैंने कहा ठीक है पापा, किंतु मेरी तसल्ली के लिए कुछ दिनों के लिए चलिए। पापा तैयार नहीं हुए। मैं सपरिवार लखनऊ लौट आई। अपनी गृहस्थी में रमने की लाख कोशिशों के बावजूद पूरे समय मम्मी पापा पर ध्यान लगा रहता। पापा से रोज फोन पर बात कर लेती। पापा ठीक से हैं यह जानकर मन को कुछ तसल्ली होती। आज अचानक नीता बुआ से पापा की शादी की खबर मिलना मेरे जीवन में झंझावात से कम ना था। मेरी दशा पागलों जैसी हो रही थी। मन में बार बार यही ख्याल आता कि बुआ ने कहीं मजाक तो नहीं किया हो, यह खबर सही ना हो। निर्मला आंटी और मम्मी कॉलेज के दिनों से ही अच्छी सहेलियां थी और शादी के बाद भी दोनों अच्छी सहेलियां बनी रही। निर्मला आंटी आगरा में रहती थी। उनके पति बेहद स्मार्ट और हैंडसम थे। वह अच्छे ओहदे पर कार्यरत थे। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। निर्मला आंटी को उनके पति के ऑफिस में काम पर रख लिया गया, लेकिन उनके ससुराल वालों ने उन्हें अभागी मान उनसे संबंध तोड़ लिया। उनकी सास बहुत कड़े स्वभाव की थी। उन्होंने साफ कह दिया कि बेटे से ही बहू है, जब बेटा ही नहीं रहा तो बहू कैसी। निर्मला आंटी एकदम अकेली हो गई थी, लेकिन मम्मी ने उन्हें टूटने नहीं दिया। मम्मी और निर्मला आंटी भी बहुत प्रेम था।
मम्मी उन्हें प्रेम से निम्मो कहती थी तथा आंटी मम्मी को हेमू कहकर पुकारती थी। मम्मी अब हर मौके पर निर्मला आंटी को अपने घर बुला लेती थी। मम्मी अक्सर आंटी से कहती, निम्मो फिर से शादी कर ले, अकेले जिंदगी पहाड़ जैसी लगेगी। मन की कहने सुनने को कोई तो होना चाहिए। निर्मला आंटी हमेशा ना कर देती, कहती, हेमू यदि मेरे जीवन में उनका साथ होना होता तो उनका देहांत क्यों होता। यदि मेरे जीवन में अकेला सूनापन है तो वही सही। मम्मी फिर भी कहती, निम्मो भविष्य की तो सोच, हर दिन एक से नहीं होते, कोई सहारा चाहिए होता है। निर्मला आंटी कहती, हेमू तू और तेरा परिवार है ना, इतना अपनापन तुम लोगों से मिलता है, उस सहारे जिंदगी काट लूंगी। मम्मी के बहुत समझाने पर भी निर्मला आंटी दूसरी शादी के लिए तैयार ना होती। एक बार उन्होंने मम्मी से सख्ती से कह भी दिया था, देख हेमू, यदि तू मुझे आइंदा पुनर्विवाह के लिए बोलेगी तो मैं तेरे पास आना छोड़ दूंगी। उन्होंने बहुत भावुक होकर कहा था, रमेश के साथ गुजरे 2 सालों पर मेरी पूरी जिंदगी कुर्बान है हेमू। मम्मी ने आंटी को गले से लगाते हुए कहा था, निम्मो मैं आइंदा तुझसे विवाह के लिए नहीं बोलूंगी, मुझे रमेश की कसम। पापा निर्मला आंटी को साली साहिबा कहकर पुकारते थे। मम्मी को यदि पापा की मर्जी के खिलाफ पापा से काम करवाना होता तो वे निर्मला आंटी के माध्यम से ही पापा को कहलवाती थी तथा पापा यह कहते हुए कि साली साहिबा आपकी बात टालने की हिम्मत तो मुझ में नहीं है, काम कर देते थे। बड़ा प्यारा रिश्ता था पापा और निर्मला आंटी का। दोनों के रिश्तों में शुद्ध लगाव के अलावा ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता था जिसे आपत्तिजनक कहा जा सके। वे दोनों कभी भी अकेले में मिलते हुए या बातें करते हुए भी नजर नहीं आते थे। दोनों के रिश्तों की धुरी तो मम्मी ही नजर आती थी। फिर दोनों ने शादी कैसे कर ली और क्यों कर ली? दोनों इतने समय से मम्मी को छल रहे थे। इस गुत्थी को मैं किसी भी तरह सुलझा नहीं पा रही थी। मम्मी और निर्मला आंटी रंग रूप स्वभाव में बहुत मेल खाती थी। पहली नज़र में तो वे जुड़वा बहनें ही नजर आती थी। मम्मी के कैंसर का पता अंतिम स्थिति में चल पाया। पापा ने मम्मी के इलाज और सेवा में दिन रात एक कर दिए। मैंने उन्हें छिप छिप कर रोते हुए देखा था। मम्मी की हालत की खबर निर्मला आंटी को भी दे दी गई। वे खबर मिलते ही मम्मी के पास पहुंच गई। आते ही मम्मी की सेवा में लग गई। कितना प्यार करती थी मम्मी को वे। कभी कभी उनकी बुदबुदाहट मुझे सुनाई भी पड़ी थी। यह क्या हो गया? मेरी हेमू को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे बचा लो, मुझे उठा लो, उसके सारे कष्ट मुझे दे दो। फिर वही सवाल दिमाग को मथने लगता कि कैसे दोनों ने शादी कर ली। इसका मतलब तो यही है कि दोनों मम्मा के सामने नाटक कर रहे थे। मैं रात दिन पापा और आंटी की शादी की गुत्थी में उलझी रहती। एक सेकंड भी मेरा मन इस उलझन से निकल नहीं पाता था। नतीजा यह हुआ, इसका असर मेरे स्वास्थ्य पर पड़ना ही था, सो पड़ गया। राजेश ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। सारी जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर का दो टूक निर्णय यही था कि सब रिपोर्ट नॉर्मल है। ये बहुत टेंशन में है। इतना टेंशन इनको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इन्हें खुश रहने की आवश्यकता है। राजेश ने मुझे बड़े प्यार से समझाया, रिया जो होना था सो हो गया। मम्मी चली गई है, तुम्हारी लाख चिंता करने से भी वापस नहीं आएंगी, सो मन को दुखी मत करो। मैंने कहा, राजेश मम्मी को गुजरे 2.5 महीने हो रहे हैं। मैंने उस दुख को सहज ले लिया है। मैं क्या करूं? पापा और आंटी ने शादी कर मम्मी के साथ विश्वासघात किया है। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राजेश बहुत संयत होकर बोले, यूं अपने को जलाने से तो कोई फायदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जरूर कोई कारण होगा जो उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया है। दोनों ही बहुत सुलझे हुए और समझदार इंसान हैं। मैंने कहा, राजेश क्या कारण हो सकता है? दोनों सबकी आंखों में धूल झोंक कर प्रेम किया करते होंगे। अभी तक दोनों नाटक ही कर रहे थे। बल्कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि दोनों मम्मी की मृत्यु का इंतजार ही करते होंगे, उन्हें अपने रास्ते का कांटा ही समझते रहे होंगे। राजेश ने थोड़ा सख्ती से मुझसे कहा, रिया हम भी बच्चे नहीं हैं, हमारी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई है जो हमारी आंखों के सामने प्रेम लीला खेली जाए और वह हमें दिखाई ना दे। मैंने मायूस होकर कहा, राजेश मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, किसके आगे रोऊं, चीखूं, चिल्लाऊं।
जी में आता है कि उन दोनों से खूब झगड़ूं कि आप लोगों की नियत में ही खोट था, जो मम्मी चल बसी और अब दोनों ने शादी रचा रहे हैं। राजेश ने मेरे हाथ को अपने हाथों में लेकर बहुत ही सही ढंग से कहा, रिया मेरी बात ध्यान से सुनो। 4 दिनों बाद रिंकू की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही है। हम भी छुट्टी लेकर पापा के पास चलते हैं। मैंने झट से कहा, राजेश उन्हें तो हम कबाब में हड्डी की तरह लगेंगे। वे दोनों तो हनीमून के मूड में होंगे। अब निर्मला आंटी मेरी आंटी नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ बन बैठी है। ना जाने कैसा व्यवहार करे। मैंने बात और विस्तार से समझाने के लिए राजेश से कहा। अब तो पापा पर भी भरोसा नहीं रहा, कहीं वे हम लोगों का अपमान ना कर बैठे। मेरी तो छोड़ो, तुम्हारे अपमान को मैं बर्दाश्त ना कर पाऊंगी। राजेश ने मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए बड़े धैर्य से जवाब दिया, यदि नहीं मिलना चाहेंगे या हमारा अपमान करेंगे, हम तुरंत लौट आएंगे और फिर दोबारा उनके पास नहीं जाएंगे। हम यही समझ लेंगे कि मम्मी तो अब इस दुनिया में नहीं है और पापा से अब हमारा कोई संबंध नहीं है। मैं चुपचाप राजेश की बातें सुन रही थी। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उसके बाद पापा की चिंता करना छोड़ दोगी, उन्होंने बड़े प्यार से कहा। मुझसे मेरी बीवी उदास और बुझी बुझी देखी नहीं जाती, इसलिए एक बार तो यह रिस्क लेना ही होगा, एक बार चलकर देखना ही होगा। हम जब पापा के पास पहुंचे उस समय सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। पापा बागबानी में लगे हुए थे। हमें देखते ही गेट तक आए और बोले, अरे तुम लोग बिना खबर दिए आए, खबर करते तो मैं स्टेशन आ जाता। राजेश ने धीरे से मुझसे कहा, रिया गुस्से को जब्त रखना और अपनी तरफ से कुछ भी अपमानजनक नहीं करना। राजेश ने टैक्सी से निकलते हुए कहा, अचानक ही प्रोग्राम बन गया इसलिए चले आए। मैं अपने क्रोध को किसी तरह रोकने की कोशिश कर रही थी, फिर भी मुंह से निकल ही गया। हमें लगा आपको फुर्सत कहाँ होगी, फिर हमें लाने की आपको अनुमति मिले ना मिले। पापा कुछ भी ना बोले, हमें अंदर लिवा लाए और बोले, निम्मो देखो कौन आया है। पापा के मुंह से निम्मो सुन मैं अंदर ही अंदर तिलमिला गई। निर्मला आंटी तुरंत हाथ पोंछती हुई हमारे पास आ गई, शायद किचन में थी। आते ही बोले, अरे बेटी रिया कैसी हो। राजेश रिंकू तुम सभी को देखकर बहुत खुशी हो रही है। फिर रिंकू को दुलारने लगी और बोली, तुम लोग फ्रेश हो लो, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ, हम सभी साथ ही नाश्ता करेंगे। मैंने कुछ भी नहीं कहा। अपना मायका आज मुझे अपना सा लग ही नहीं रहा था। चुपचाप हमने थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लिया। निर्मला आंटी ने राजेश के पसंद के आलू के पराठे बनाए थे तथा रिंकू की पसंद की गाढ़ी सेवैयां भी बनाई थी। पापा का बेडरूम वैसा ही था जैसा मम्मी के समय रहता था। घर की साज सज्जा भी वैसी ही थी जैसी मम्मी के समय रहती थी। पर्दे चादरें सब मम्मी की पसंद के ही लगे हुए थे। बेडरूम में मम्मी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई, उस पर सुंदर सी माला पड़ी हुई थी। मुझे मायके आए हुए 2 दिन हो चुके थे। निर्मला आंटी से मैंने कोई बात नहीं की थी, पापा से भी कुछ खास बात नहीं हुई थी। शाम को पापा रिंकू को लेकर घूमने निकले थे। मैं और राजेश टेरेस पर गुमसुम बैठे हुए थे। तभी निर्मला आंटी आई और मेरे हाथ में एक कागज थमाते हुए बोली, बेटी रिया इसे पढ़ लो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। क्या खाना पसंद करोगी बता देती तो अच्छा रहता। मैंने बेरुखी से कहा, जो आपकी इच्छा, हम लोगों को खास भूख नहीं है। वे चली गई। तब मैंने कटाक्ष करते हुए राजेश से कहा, खाना हमारी पसंद से बनेगा और शादी के समय हमारी पसंद कहाँ गई थी। बात बनाना भी कोई इनसे सीखे। कितनी बेशर्मी से नाटक जारी है। कहते हुए मैंने बेमन से कागज खोला। यह तो मम्मी का पत्र था। प्यारी प्यारी निम्मो, आज मैं तुझसे अपनी हमेशा की कसम तोड़ने की इजाजत लेते हुए पुनर्विवाह की बात कर रही हूँ। आशा करती हूँ मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने से ना नहीं करेगी। मेरी तो विदाई की बेला आ गई है। तुझसे हमेश से बेटी रिया, राजेश, रिंकू सभी से इच्छा ना होते हुए भी विदा तो मुझे होना ही पड़ेगा। एक दिन मैंने हेमेश और डॉक्टर की बातें सुन ली थी। मुझे अपनी बीमारी का हाल मिल गया था। मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी कि मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ। मैंने सबसे नज़र बचाकर यह पत्र लिखा क्योंकि अपनी अंतिम इच्छा बताना जरूरी था। मन की बात तुम लोगों को बताए बिना भी तो मेरी आत्मा को शांति ना मिल सकेगी।
मेरे बाद हेमेश एकदम अकेले हो जाएंगे। तू भी अब रिटायर होने वाली है। मेरे हेमेश को अपना लेना। दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाना। हेमेश को तो जानती ही है अपनी सेहत के प्रति कितने लापरवाह रहते हैं। तू रहेगी तो उन्हें वक्त पर हर चीज मिलेगी। प्यारी निम्मो, हेमेश की साली साहिबा से बीवी साहिबा बन जाना। रिया बेटी मेरे जाने से बहुत दुखी होगी। फिर धीरे धीरे रिया राजेश अपनी जिंदगी अपनी गृहस्थी में मन लगा लेंगे। उनकी आंटी से उनकी मम्मी बन जाना। मेरी बेटी का मायका पूर्ववत बना रहेगा। थक गई हूँ, अब लिखा नहीं जा रहा है। बोल देती हूँ, तुम दोनों की शादी ही तुम दोनों की तरफ से मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तेरी हेमू। पत्र पढ़कर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। राजेश ने भी मेरे पत्र साथ पढ़ लिया था। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोले, चलो सारी गलतफहमियां दूर हो गई। चलकर देखिए मम्मी क्या कर रही है। हम लोग किचन में गए। देखा निर्मला आंटी खाना बनाने में व्यस्त थी। पापा भी किचन में ही थे। वे सलाद काट रहे थे। मैं निर्मला आंटी के पास गई और बोली, क्या बना रही हैं मम्मी? निर्मला आंटी की आंखें डबडबा आई। उन्होंने प्यार से मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और फिर धीरे से कहा, हेमेश और मेरा शादी करने का एकदम मन नहीं था। हमने कभी एक दूसरे को इस नज़र से देखा भी नहीं था, लेकिन हेमू की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए शादी करनी पड़ी। मंदिर में तुम्हारे बुआ फूफा की उपस्थिति में हमने एक दूसरे को माला पहनाई। हेमेश ने मेरी सूनी मांग में सिंदूर भर दिया। हो गई शादी। तुम्हारी नीता बुआ ने मिठाई खिलाकर हमारा मुंह मीठा कराया। मैं चुपचाप उन्हें देखे जा रही थी। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें बताने की हिम्मत मुझ में और हेमेश में ना थी। तुम्हें बताने की जिम्मेदारी नीता ने ली। उसने तुम्हें सारी बातें बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसके फ़ोन काट दिए। बात नहीं सुनी उसकी। वैसे बेटा, तुमने तो वही किया जो एक बेटी अपनी मम्मी को खोने के बाद इस तरह की खबर सुनकर करेगी। हमें तुमसे मैंने बीच में ही निर्मला आंटी की बात काटते हुए कहा, आप लोगों से माफ़ी मांगने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। मम्मी पापा दोनों ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। मैंने देखा राजेश रिंकू को गोद में लिए पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहे थे। वे भी मुझसे नज़र मिलाते ही मुस्कुरा दिए। इस दौरान एक विचार दिल और दिमाग को लगातार मथ रहा था कि दो उदास और तन्हा प्राणियों को एक कर जीने का मौका देना क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? इस विचार के आते ही मम्मी के प्रति श्रद्धा से सिर झुक गया। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।